हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। 4 दिन चकमा देने के बाद उम्मेद पहलवान पकड़ा गया। पुलिस ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली से पकड़ा। उम्मेद पहलवान चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को पोलराइज करने की तैयारी में था, लेकिन उम्मेद पहलवान की गिरफ्त में आने से अब यूपी में पोलराइजेशन की नई पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या पहलवान की गिरफ्तारी के बाद खत्म हो जाएगी या चुनाव तक ऐसे ही पहलवान आते रहेंगे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। मामूली से झगड़े को जिसने कम्युनल रंग दिया, वो उम्मेद पहलवान सलाखों के पीछे पहुंच गया। राम का नाम लेकर जिसने वेस्टर्न यूपी में दंगा कराने का प्लान बनाया था, उसे यूपी पुलिस ने दबोच लिया। 4 दिन की लुका-छिपी के बाद गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जिस उम्मेद पहलवान को यूपी पुलिस जगह जगह तलाश रही थी, वो दिल्ली में छिपकर बैठा था। उम्मेद पहलवान पुलिस को एक बार फिर चकमा देता। इससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से पकड़ लिया। उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार करके गाजियाबाद लाया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में मौजूद है और यहाँ पर ये स्विफ्ट गाड़ी लाई गई है। दरअसल ये गाड़ी जो है उम्मेद पहलवान चला रहा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई, और गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज उम्मेद पहलवान को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से गिरफ्तार किया। आप देखिए गाड़ी में उस वक्त उसके कपड़े भी हैं और ये वही गाड़ी है जिसमें गिरफ्तारी के दौरान उम्मेद पहलवान बैठा हुआ था। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इसी गाड़ी में बुलंदशहर भी गया था उम्मेद पहलवान, और ये गाड़ी जो है उम्मेद पहलवान के भाई की बताई जा रही है। अपनी फरारी के दौरान इसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था उम्मेद पहलवान और खुद जो है गाड़ी चला रहा था जब उसकी गिरफ्तारी की दिल्ली से गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने। फिलहाल इसे लोनी बॉर्डर थाने में लाया गया है। उम्मेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद मारपीट मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगे की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। इसने अब्दुल समद की पिटाई के बाद उनके साथ फेसबुक लाइव किया था और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया था। हमने 3 टीमें इसमें बेसिकली लगाई थी और दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास की लोकेशन से आज क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की जॉइंट टीम ने अरेस्टिंग कर ली है। हमारी 3 टीमें तो ये लगी थी, इसके अलावा भी हम जानकारी कर रहे थे और एनसीआर के एरिया में बीच में एक बार बुलंदशहर, फिर अब दिल्ली की बात आई थी। उम्मेद पहलवान पर 4 दिन पहले 16 जून को लोनी में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में उम्मेद पहलवान पर 5 धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। उम्मेद पहलवान पर पहली एफआईआर में धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने, शांति भंग करने और आपत्तिजनक बातें फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। अगले दिन यानी 17 जून को उम्मेद पहलवान पर बुलंदशहर में एक और एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में उम्मेद पहलवान पर आईपीसी की 3 धाराओं और महामारी एक्ट की 1 धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। कानून का शिकंजा कसने के बाद उम्मेद पहलवान गायब हो गया। हालांकि जिस वक्त पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, वो मीडिया के कैमरों के सामने आकर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताता रहा, खुद को पाक साफ बताता रहा। लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उन्हें देखकर बिल्कुल क्लियर है कि उम्मेद पहलवान ने बुजुर्ग अब्दुल समद को जरिया बनाकर एक साजिश रची, एक सियासी खेल खेला जिसका मकसद हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करके लोगों को पोलराइज करना था। एक मारपीट के घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ के सांप्रदायिक स्वरूप देने की कोशिश की गई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और पीस और ट्रैंक्विलिटी यहाँ का डिस्टर्ब हुआ। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया गया वो बाद में जांच में बिल्कुल वेरीफाई नहीं हुआ। जो पूरी घटना थी वो किसी भी सांप्रदायिक कारण से नहीं हुई थी। ये बात हम लोगों ने शुरू से बताई है। तो ये सब फैक्ट्स जब इंक्वायरी में इस्टेब्लिश नहीं हुए तो हमने ये एफआईआर उम्मेद पहलवान के खिलाफ लिखी कि आपके द्वारा चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना थी।
उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव किया, अपराध की एक छोटी घटना को कम्युनल एंगल दिया, तावीज को लेकर शुरू हुई झगड़े को हिंदू मुसलमान के विवाद में बदलने की कोशिश की। उम्मेद पहलवान ही था जिसने एक छोटे विवाद में राम का नाम घसीटा। कुल मिलाकर उम्मेद पहलवान का टारगेट था मुसलमानों को भड़काना, जिससे चुनाव के वक्त वो इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सके। लेकिन उम्मेद पहलवान ये भूल गया कि जिस फेसबुक लाइव के जरिए वो अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है, वही उसके लिए कानून का शिकंजा कसने का जरिया बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि वही चचा है जिनके साथ जुल्म हुआ है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी जुड़िए, चचा साथ में है। मैं चचा के घर पे हूं, थोड़ा दूर भी हो जाए, मास्क लगा के रखे भी सब लोग। ये उन लोगों ने काटिए कैंची से, मैंने बसेरी मने करी मार दो, मैं चाहे डाली मत काटो, जान से मार दो चाहे मुझे, लेकिन नहीं माने, जबरदस्ती मारी, काट दी उन्होंने। कैंची क्यों लाए, पिस्टन क्यों लाए? 2 बार फायर कर रहे हैं, 2 बार मिस हुई है। 307 का भी मुकदमा होना चाहिए। आखिर पुलिस इस पे लापरवाही क्यों कर रही है? क्यों मुसलमान मुसलमान मुसलमान? क्या ये दाढ़ी काटने से क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? ये हमारी गर्दन भी काट देंगे तो मुसलमान ही रहेंगे। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि उम्मेद पहलवान ने यूपी का माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना को धार्मिक रंग दिया गया। बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया कि बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट करने वाले लोग एक खास संप्रदाय के हैं। उन्होंने अब्दुल समद की दाढ़ी काटी और धार्मिक नारे लगवाए। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अब तक की जांच में जो बातें सामने रखी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं और इन सभी से पूछताछ में इन्होंने घटनाक्रम की पुष्टि करी है। जो सीक्वेंस इन्होंने बताया है वो मैचिंग है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि मारपीट में जो एक्यूज्ड हैं वो अपरिचित नहीं थे, पीड़ित से परिचित थे और मारपीट का घटनास्थल एस्टैब्लिश्ड है कि वो मुख्य एक्यूज जो प्रवेश गुजर था उसी के घर पर यह घटनाक्रम हुआ। यही वजह है कि अब बुजुर्ग अब्दुल समद के बयानों पर भी शक गहरा रहा है। दरअसल अब्दुल समद ने गिरफ्तार आरोपियों से किसी तरह की जान पहचान से इनकार किया था, लेकिन अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रवेश गुजर से अब्दुल समद की पहली बार 18 मार्च को बात हुई थी। उसके बाद 15 मई को 3 बार बात हुई। यही नहीं, मामले में आरोपी इंतजार से अब्दुल समद ने फरवरी से घटना वाले दिन तक 13 बार बातचीत की थी। अब्दुल समद ने तावीज बनाने से भी इनकार किया था, लेकिन पुलिस की पड़ताल में इसके भी सबूत मिले हैं। अब्दुल समद से मारपीट के मामले में पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि उम्मेद पहलवान और दूसरे कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट करने वाले दूसरे धर्म के हैं, जबकि पुलिस ने जिन 10 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें 4 हिंदू और 6 मुस्लिम हैं। यानी यह मामला अपराध का था जिसे सियासी फायदे के लिए धर्म से जोड़ दिया गया। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट की घटना 5 जून को हुई थी। उम्मेद पहलवान के इस मामले में एंट्री 7 जून को 4 बजे हुई। इस दिन उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव करके पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की थी। सवाल यह है कि उम्मेद पहलवान ने ऐसा क्यों किया? अपराध की एक सामान्य घटना को कम्युनल एंगल क्यों दिया? क्या उम्मेद पहलवान ने सियासी मकसद से ऐसा किया? इन सवालों के जवाब के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह किरदार कौन है। उम्मेद पहलवान इदरीसी कौन है? उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीर है। लोनी में समाजवादी पार्टी का पूरा काम उम्मेद पहलवान इदरीसी ही देखता है। समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर उसका नाम है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राकेश यादव ने इदरीसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। राकेश यादव के ना रहने पर इदरीसी ही उनकी जगह पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेता है। लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे
क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। आरोप गंभीर है, लेकिन पूरे मामले में घटनाक्रम को जोड़ते जाएं, तथ्यों पर गौर करें तो बात आईने की तरह साफ हो जाती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर यूपी का माहौल खराब करने की साजिश का कनेक्शन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ रहा है। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा हर कोई मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सपा, बसपा या फिर कांग्रेस, हर पार्टी जो बीजेपी विरोधी है वो मुस्लिम वोटर्स के जरिए यूपी में अपनी खोई राजनीतिक साख को वापस हासिल करना चाहती है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींचने का एक खेल लोकल लीडर कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल लेवल का प्लान बनाया है। दिल्ली में बनाया गया प्लान लखनऊ तक पहुंच चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुद हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यूपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने की योजना है। इसके लिए प्रदेश के मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। अभी पूरा प्लान सिर्फ कागज पर है। कांग्रेस के इस प्लान को यूपी में एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन शाहनवाज आलम को दी गई है। किस तरह से आप मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम उनके बीच जा रहे हैं। जो संवादहीनता बीच में आ गई थी उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है और पिछले 1 साल से हो रही है। इसमें हम काफ़ी सफल भी रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि डोर टू डोर जो भी इदारे हैं वहाँ तक हम पहुँचे। तो ये अभी हम लोगों ने जो मदरसे हैं जहाँ अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो उन तक हम संपर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ लेटर्स भी उनको जाएंगे जिसमें आंकड़े रहेंगे। हम बेसिकली मुसलमानों को आंकड़े के आधार पर ये समझाना चाहते हैं कि सरकार बन जाती है 28 से 30% पे, आपकी अपनी आबादी जो है वो 20% है। आप अगर आ जाएंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। दूसरा, हम उनको ये समझा रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को आप इसलिए वोट करते थे कि वो भाजपा को हरा देगी, उसकी विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट तक में मुलायम सिंह जी ये बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम मुसलमानों को ये समझाते हैं कि आप सपा को वोट इसलिए करते हो कि वो भाजपा को हराएगी, और उसके नेता संसद के अंदर कहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ले दे करके बेवकूफ मुसलमान बन रहा है। कांग्रेस की इन कोशिशों का यूपी की सियासत पर असर दिख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान उसका वोट बैंक है और मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने लिस्ट बनाई है करीब 2 लाख मदरसे, और मदरसों में जाके उनके ये जो मौलवी हैं उनके थ्रू बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, फेसबुक पर वो लाइव कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी की बी पार्टी है। तो एक तरह से जो मुस्लिम वोट है उसको खींचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। समाजवादी पार्टी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक, इन सब लोगों की मेहनत से बनाई हुई पार्टी है। उन्हीं के लिए संघर्ष करती है। कांग्रेस को अधिकार है वो जाके कोई प्रचार करें, और जैसा प्रचार करेंगे जनता उनको देखेगी और उनकी भाषा, उनकी नीयत के हिसाब से उनका आकलन करेगी। दरअसल 2022 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। यूपी में 19% मुस्लिम है। अगर ये एकजुट होकर किसी एक खेमे में चले गए तो जीत आसान हो सकती है। फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब्जा है। मुस्लिम वोटों की रेस में कांग्रेस काफी पीछे है। हालांकि उसे भी मुसलमानों के कुछ वोट मिलते रहे, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी एग्रेसिव मोड में मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रही हैं। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि यूपी में कहां कितने मुस्लिम हैं। यूपी की सियासत इन्हीं मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती रही है। दरअसल इसी वजह से विपक्षी खेमा लगातार अपनी रणनीति को इसी हिसाब से बनाता भी रहा है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 140 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी रही हो या फिर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में सरकार इन्हीं वोटों की बदौलत बनती रही है और इन्हीं वोटों का इसमें एक बड़ा योगदान रहा है।
इसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल 140 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 72 सीटें जीती, बीएसपी ने 27 सीटें जीती, बीजेपी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 1 सीट हासिल हुई थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सरकार बनाई थी, तब बीएसपी ने इन 140 सीटों में से करीब 40% सीटें जीत ली थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोट को एक मुश्त रखने के लिए विपक्षी पार्टियों ने काफी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साल 2017 में विधानसभा के चुनाव में अलायंस भी किया, लेकिन इस चुनाव में इन पार्टियों को मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का लाभ नहीं मिल सका। मुस्लिम वोट पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखा। यही वजह रही कि मुस्लिम वोटों का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बिखराव दिखा। नतीजा, यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 25 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंच पाए, यानी 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 6% मुस्लिम विधायक चुनाव जीत पाए। 2017 के चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 140 में से 109 सीटें जीती। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने इनमें से 23 सीटें जीती। बीएसपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई। उम्मेद पहलवान ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर लोगों को बांटने की कोशिश की। इस कोशिश का सबसे ज्यादा असर वेस्टर्न यूपी में पड़ने वाला था, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी यूपी के दूसरे इलाकों से ज्यादा है। यहाँ के मुसलमान वोटर्स हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी मुजफ्फरनगर दंगों के जरिए पोलराइजेशन की कोशिश खूब हुई, हालांकि ये मुद्दा नहीं चला। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्टर्न यूपी की 145 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने 108 सीट जीत ली। समाजवादी पार्टी को 29 सीटें मिली, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है। वेस्टर्न यूपी के जाटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट देता रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स की आबादी 17% से ज्यादा है, लेकिन इस बार 3 कृषि कानूनों के चलते जाटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज दिख रहा है। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत वेस्टर्न यूपी से ही आते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन चला रहे हैं। विपक्षी खेमे की कोशिश है कि इस बार मुस्लिम और जाट वोटर्स को एक साथ लाकर बीजेपी को हराया जाए। वेस्टर्न यूपी में जाटों की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में एक तालमेल दिख रहा है। अजीत सिंह के निधन के बाद से पार्टी की कमान उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में है। वो पिछले कई महीनों से वेस्टर्न यूपी में जाट और मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों की कोशिश है कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को साध कर यूपी की सत्ता में काबिज हुआ जाए। यह रणनीति काम कर सकती है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल और हापुड़ ऐसे जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से भी ज्यादा है। वेस्टर्न यूपी के इस सीधे गणित को विपक्षी दल साधने की कोशिश में है। मुस्लिम वोट एकजुट पाले में आ जाएं और जाटों का समर्थन मिल जाए। जाहिर है यह कॉम्बिनेशन ग्राउंड लेवल पर काम कर गया तो सत्ता में वापसी की जा सकती है। और आपको बता दें, कोरोना की 3rd वेव के खतरे को ध्यान में रखकर आज गृह मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइंस भेजी हैं। इनमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर बाजारों में बढ़ती भीड़ पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। 3rd वेव को रोकने के लिए टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों को बढ़ाना होगा, वरना ब्रिटेन की तरह भारत में भी 3rd वेव जल्द आ सकती है। देश में कोरोना की 3rd वेव कब तक आएगी, कैसे आएगी और कितनी बड़ी संख्या आएगी, इसे लेकर 2 थ्योरी सामने आ चुकी हैं। पहली थ्योरी कहती है कि कोरोना की 3rd वेव अगले 3 से 4 हफ्ते में आ सकती है। ऐसे सिग्नल महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि दुनिया भर के 40 एक्सपर्ट्स की टीम ने एक ओपिनियन सर्वे के मुताबिक भारत में तीसरी लहर सितंबर से अक्टूबर तक आ सकती है। अभी देश में 2nd वेव कमजोरी हुई थी कि तीसरी वेव पर आए नए अलर्ट ने एक बार फिर डरा दिया है। लेकिन आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह अलर्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तीसरी लहर से सावधान रहने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि देश में दूसरी लहर वायरस में वेरिएंट के बदलाव और लोगों की लापरवाही की वजह से आई थी, और अब तीसरी लहर से पहले इसी तरह के बदलाव सामने आ रहे हैं। इसलिए देश में अक्टूबर तक 3rd वेव का अलर्ट दिया जा रहा है।
अगर हमने अगली वेव को रोकना है या उसको कम करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस चाहे कोई भी नया वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायरस नहीं फैल सकता और हम उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये वायरस आगे कैसे बिहेव करेगा। पर कोई भी नया वायरस आए, कोई भी नया वेरिएंट आए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको आगे नहीं फैलने देगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर किस आधार पर एक्सपर्ट देश में थर्ड वेव का खतरा बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वायरस के डेल्टा वेरिएंट में बदलाव, जो ज्यादा तेजी से फैलता है। दूसरी, लोगों की लापरवाही, क्योंकि अनलॉक के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने में लापरवाही सामने आ रही है। और तीसरी, वैक्सीन को लेकर फैले अफवाह से तीसरी लहर से बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। थर्ड वेव कितनी स्ट्रांग आएगी, कितनी कमजोर आएगी, ये मेडिसिन में, एक प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में डिसीज ट्रायंगल होता है। ये जो बीमारी का ट्रायंगल होता है वो 3 चीज डिसाइड करती है। पहला है होस्ट, इसमें होस्ट है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है पैरासाइट, इसमें है वायरस, और तीसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सरकार है, समाज है, लोगों का बिहेवियर है, उसके बाद में वैक्सीन है। तो ये सब तीनों चीज मिलकर डिसाइड करेगी कि हम लोग कितने स्ट्रांग वेव को सामना करेंगे। थर्ड वेव की भविष्यवाणी के पीछे ज्यादातर एक्सपर्ट वायरस के डेल्टा वेरिएंट में हो रहे बदलाव को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। डेल्टा वेरिएंट में हो रहे बदलाव की वजह से ब्रिटेन में कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई है। ब्रिटेन में 7 जून को जहां डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा थी, तो वहीं 10 दिन बाद 17 जून को 10,000 से ऊपर पहुंच गए। मरीजों की बढ़ती संख्या के ट्रेंड को देखकर ब्रिटेन में थर्ड वेव को कंफर्म माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन में कोरोना के 99% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। पहली वेव आई, चलो हमने कहा भी दूसरी वेव में हमें एहतियात बरतने हैं, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, हमें क्लीन मास्क पहनना है, हमें साफ मास्क पहनना है, लेकिन हमने फिर वो नहीं किया। फिर दूसरी वेव आ गई। दूसरी वेव में भी हम चलो अब निकल आए दूसरी वेव से, लेकिन कोविड अभी मरा नहीं है, कोरोना आपके चारों तरफ है और इरेडिकेट होगा भी नहीं। तो क्या हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया? क्या हमारा अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है? ब्रिटेन में थर्ड वेव के आंकड़ों से यह बात सामने आ रही है कि पिछले वायरस के वेरिएंट अल्फा की तुलना में डेल्टा की चपेट में आने वालों में अस्पताल में भर्ती होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के खतरे से 90% तक बचाता है। यानी नए वायरस के संक्रमण होने के बाद वैक्सीन मौत के खतरे को कम कर देती है। ब्रिटेन में थर्ड वेव के खतरे में भले ही मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। कोरोना की थर्ड वेव से बचना है तो वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा, वरना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस खतरा बढ़ा सकता है। अब आप यह समझिए कि वैक्सीन की कमी से डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस AY.1 वेरिएंट में बदल गया है। डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में तेजी से फैलता है। अल्फा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट का ट्रांसमिशन भी 50% से ज्यादा होने का अनुमान है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट का वायरल लोड भी ज्यादा देखा गया है। म्यूटेशन को बहुत केयरफुली देखना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस महीने में 2-3 बार म्यूटेट होता है। स्टार्टिंग में अल्फा वेरिएंट आया B.1.1.7 जो कि जिसने की इंग्लैंड में तबाही मचाई थी शुरू में। उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया जिसको कि हम बीटा वेरिएंट बोलते हैं। उसके बाद गामा आया, गामा के बाद एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन के बाद डेल्टा आया। तो उसमें जो म्यूटेशन होता है उसको हम ये बोलते हैं म्यूटेशन ऑफ कंसर्न, जो कि तबाही मचाता है, जिसमें कि इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो जाता है। तो जब अल्फा वेरिएंट इंग्लैंड में आया था तो उसने वहां पर तबाही मचाई थी। तो आपने थर्ड वेव के खतरे पर रिपोर्ट देखी। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में बताया जा रहा है। अभी अभी महाराष्ट्र से कोरोना का लेटेस्ट आंकड़ा आया है, इसकी डिटेल ब्रेक के बाद। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।